संसद में सब बोल लिए, बारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए कई बातें कही, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर जो कहा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आदिवासी समाज जो है उसके प्रोत्साहन का विषय है कि आज देश को इस तरह का राष्ट्रपति मिला। पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति, वो भी आदिवासी समाज से राष्ट्रपति मिली। इसके साथ ही साथ में बहुत सारे आरोप जो हैं कल राहुल गांधी ने लगाए थे। विपक्ष इन मामलों को लेकर सदन के अंदर और बाहर लगातार प्रदर्शन करता रहा। कई मुद्दों पर अपरोक्ष रूप से इशारों में, शायराना अंदाज में, तंज के अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष को जवाब भी दिए और जवाबी हमले भी किए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी मौजूद हैं। वो आपको आज के भाषण के बारे में बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के मायने क्या हैं, क्या चुनावी तैयारियां हैं, चुनावी आगाज हो चुका है, विपक्ष के कितने मुद्दों को उन्होंने एड्रेस किया है और प्रधानमंत्री मोदी के तेवर बरकरार हैं वो जो 2014 से शुरू हुए। तो ये तो सबसे पहली बात तो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जब उनका कैंडिडेचर पहली बार बना था 2014 में, तो उनकी जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली बात थी, तीखा बोलते थे, सीधा बोलते थे, बेबाक अंदाज था। ये अंदाज जो है बड़ा अपील कर रहा था लोगों को। आपको लगता है कि दो टेन्योर, लगभग दूसरा टेन्योर भी पूरा होने वाला है, उसके बावजूद उनके वो तेवर बरकरार रहे और आज कुछ एकदम अलग अंदाज में वो देखने को? देखिए, वो बहुत ही अच्छे ओरेटर हैं, इसको मुझे सर्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। देश के बड़े बड़े ओरेटर्स, खासकर जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, डिबेटर्स जो है, वो उनकी ओरेटरी स्किल से अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सीखते हैं। तो मेरा कहना है कि एक तो बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, जो के मन में है वो आपके सामने वाले की बात तक कैसे पहुंचानी है, इसमें वो 100 में से 99 नंबर पाते हैं हमेशा। कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने काम करके दिखाया है, उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का। गुजरात में सरकार चला के दिखाई, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सफलतापूर्वक गुजरात को जो था युद्ध के माफ करिएगा भूकंप के समय, और फिर उसके बाद गोधरा का दंगा, ऑल दोस थिंग निकाल कर लेकर आया, गुजरात को विकास की ऐसी पटरी पर दौड़ाया कि देश के सबसे अच्छे अग्रणी जगह पर आज गुजरात की गिनती होती है। तो ये तमाम ट्रैक रिकॉर्ड के बाद नरेंद्र मोदी जब बोलने के लिए संसद में खड़े होते हैं, खासकर अगर मैं स्पेसिफिकली आज की बात करूं प्रवीण, तो जाहिर तौर पर वो किसी के ऊपर भी हावी होते हैं। कितना भी अच्छा ऑडिटर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर क्यों ना हो, वो नरेंद्र मोदी की स्किल्स के सामने फीका पड़ जाता है। क्यों? उनकी सबसे बड़ी वजह है कि जनता में उनकी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी, जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे। आज भी नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए इस देश में कोई राजनेता नहीं है, इसीलिए कि वो जो कहते हैं वो डिलीवरी करते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं, बताते हैं कि मैंने ये कहा था आपसे, 5 साल बाद ये आपको दे दिया है, मैंने आपसे कहा था ये करूंगा, मैंने अब ये कर दिया है। इस तरह का वो अपने ही काम का खुद ही परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं और खुद ही परफॉर्मेंस इंसेंटिव लेने आते हैं कि भाई मैंने ये कर दिया, मुझे इसका इनाम चाहिए। इसीलिए उनकी लोकप्रियता पर कभी सवाल नहीं खड़े हुए। राहुल गांधी के पास ये दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो लगातार सांसद रहे, जब सरकारें थी उनकी यूपीए की 1 और 2, तो उनके पास मौके थे सरकार में आने की, वो नहीं आए, सरकार के बाहर रहे, इनफैक्ट सरकार की मुखालफत कर दी। वो बिल फाड़ने वाला इंसिडेंट हम सब जानते हैं। तो राहुल गांधी के साथ जब भी तुलना होगी नरेंद्र मोदी की, तो राहुल गांधी अभी भी बौने साबित होंगे। आज का भाषण नरेंद्र मोदी का उसी दिशा में, आप या मैं कहूँ कि अब तक उनके जितने भाषण हुए हैं उनसे एक दर्जा ऊपर था आज का भाषण। जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे, कल लग रहा था कि राहुल गांधी का ये भाषण अलौकिक है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, पर 24 घंटे भी नहीं हुए, नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया। पर दहला टाइप का मामला हो गया। आज बड़े शायराना अंदाज में भी थे, आज कविता मस्ती के मूड में थे। ये कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो आ रहे हैं। अरे वो चल रहे हैं, वो आ रहे हैं, क्या सीधे सीधे भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी कर रहे हैं? बिल्कुल भाई, राहुल गांधी के बारे में कब से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अगले नेता होंगे। जब वो उपाध्यक्ष बने तब भी ये कहा गया कि उनको अध्यक्ष बनना चाहिए। वो अध्यक्ष बने, कांग्रेस चुनाव लड़ी, कांग्रेस हार गई, उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी तक राहुल गांधी अराइव ही कर रहे हैं। कब उनका अराइवल होगा किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये लगातार बीजेपी का आरोप है। कांग्रेस के कार्यकर्ता काडर कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के तमाम विरोधी ये बात कहते हैं कि राहुल गांधी कब तक नौसिखिए वाली राजनीति करेंगे। भाई वो 50 साल से अधिक उम्र के हो गए, वो 2004 से संसद में हैं,
लगातार चौथा टर्म है उनका ये, अब 5वीं बार खड़े होने वाले हैं 24 के चुनाव में। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी को और कितना सीखने का मौका चाहिए। इसीलिए वो जो आपने इशारा किया, नरेंद्र मोदी ने जो कविता पढ़ी, वो साफ तौर पे वही था कि वो चल रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा कर कर आए, 3,500-4 हज़ार किलोमीटर चले, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर आए, 5 महीने तक चलते रहे, ऑल दोज थिंग्स। ये क्यों? क्योंकि उनको साबित करना है राहुल गांधी को, हम और आप इस पर कई वीडियोस बना चुके हैं प्रवीण, उनको ये साबित करना है राहुल गांधी को कि भाई मैं नॉन सीरियस नहीं हूँ, मैं यहाँ आया हूँ कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए। अच्छा, ये भारत जोड़ो यात्रा पर जब लाल चौक पर तिरंगे की बात आई, तो प्रधानमंत्री मोदी का आज बड़ा जोश देखने को मिला, और माँ का दूध पिया ऐसा कहा जाता था, और हमने बता दिया किसने माँ का दूध पिया है। हम वहाँ गए, बिना बुलेट प्रूफ के गए, तो ये भी एक वो अब ये बताना चाह रहे थे कि आप लाल चौक पर चले गए, तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, आप उस पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इतने इत्मीनान से जाने की स्थिति कैसे बन पाई, ये भी सोचने वाली बात। बिल्कुल। तो ये लाल चौक वाली राजनीति बताएं जो आज प्रधानमंत्री ने इसको खास तौर पर स्पेसिफाई कर। हमने वो उस दिन डिबेट किया था, राहुल गांधी का आखिरी दिन था वो भारत जोड़ो यात्रा का, हम लोगों ने आपस में चर्चा की थी आपके स्टूडियो में यहीं पे। अब राहुल गांधी ने लाल चौक तो एक दिन पहले कर दिया, अगले दिन वो कांग्रेस दफ्तर में आके झंडा फहराया उन्होंने जब यात्रा समाप्त की। तो जब यात्रा समाप्ति के वक्त उनका भाषण है, वो बार बार शहादत की याद दिला रहे थे कि मेरे परिवार ने शहादत देखी है, मैंने दुख झेला है, मैंने पीड़ा झेली है। बीजेपी के लोग हिंसा करते हैं, हमने पीड़ा झेली, हमने हिंसा को झेला है। राहुल गांधी वो इमोशनल कनेक्ट के साथ कश्मीर के आवाम को और हिंदुस्तान के आवाम को एड्रेस कर रहे थे कि बीजेपी नॉन सेंसिटिव लोग हैं, इनको क्या पता नरेंद्र मोदी क्या जाने या अमित शाह क्या जाने। आज प्रधानमंत्री मोदी के पास मौका था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उस गुब्बारे में से हवा निकालने का और उनकी बातों का जवाब देने का। कश्मीर में ये बात मतलब किसी को इस बात को मानने में गुरेज नहीं है प्रवीण कि आज की तारीख में अगर कश्मीर में स्पोर्ट्स हो रहे हैं, गुलमर्ग में कल स्पोर्ट्स होने वाले हैं, खेलो इंडिया वाले, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है, कश्मीर में आतंकी घटनाएं ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे हैं, वो डेटा पूरा अनुराग ठाकुर संसद को दे चुके हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो चुकी हैं। आतंकवाद है, आतंकवादी घटनाएं हो रही है, वो समाप्त नहीं हुआ है, पर बाकी पैमाने पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि बीजेपी के लोगों ने वहाँ पर काम किया है। बीजेपी ने चाहे 370 की आप कितनी भी मुखालफत कर लें, कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम विरोधी, पर आज की तारीख में अगर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, सड़क पर चलते हैं, पैदल चलते हैं कश्मीर के इलाके में, 5-6 दिनों तक यात्रा निकलती है, तो कहीं ना कहीं तो क्रेडिट देंगे ना। अब ये हालात क्यों कैसे बने जी, ये चीज़ें बीजेपी की वाहवाही के लिए हैं, बीजेपी के खाते में जाती हैं कि कश्मीर में हालात इंप्रूवमेंट हुए हैं। इसीलिए मोदी ने याद दिलाया कि हम जब गए थे, आपकी जब सरकार थी, हम जब गए, झंडा फहराया हमने लाल चौक पे, वो बड़ा मशहूर भाषण है उनका, मुरली मनोहर जोशी के साथ उन्होंने लाल चौक पे जाकर तिरंगा फहराया था, और बाकायदा वहां पर पोस्टर्स लगे थे, ऐसी खबरें उस दिनों छपी थी कि जो यहाँ आएगा उसको आके देखो, माइकल लाल माँ का दूध पिया तो आकर दिखाएं, उड़ा दिया जाएगा, इस तरह की चीजें थी। तो वो हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के उस गुब्बारे में से हवा निकाल रहे हैं तो गलत थोड़ी कर रहे हैं। ये तो बात हुई कि किस तरीके से विपक्ष पर हमला किया गया, लेकिन विपक्ष के भी कई हमले रहे जिनका जवाब प्रधानमंत्री मोदी मजाकिया अंदाज में ही देते दिखाई दिए। मसलन ईडी का मसला है, पूरे विपक्ष में, और जैसे महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह सीबीआई, और हमने देखा दक्षिण की राजनीति में भी सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, ये विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ईडी ने एक मंच पर इन लोगों को ला दिया। क्या लगता है कि एक बात में प्रधानमंत्री मोदी ने सबको एड्रेस कर दिया, और ये कितना लाजमी है कि इस मुद्दे पर ये वाली एक टिप्पणी की जाए? देखिए, ईडी अगर किसी की जांच कर रहा है और अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है तो ईडी तो केवल जांच एजेंसी है, फैसला कोर्ट में होना है ईडी की जांच रिपोर्ट पर। कोर्ट आपको बरी भी कर सकता है, कोर्ट आपको छोड़ भी सकता है, लेकिन अगर आपने गलत किया है तो आपके लिए चिंता की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही राजनीतिक शातिराना, शायराना अंदाज में तमाम विपक्षी पार्टियों को जो ईडी का नाम लेकर बीजेपी को घेरते रहे हैं उनको जवाब देने की कोशिश की आज के इस अपने भाषण के दौरान। अब आप ईडी का नाम लेकर ये कहिए कि जो काम पूरा विपक्ष एक नहीं कर पाता, आपस में खींचतान करते रहते हैं कि विपक्ष का नेता कौन होगा, कैसा होगा, ईडी ने वो काम कर दिया कि सब एक साथ आ गए, सब एक मंच पर आ गए, सब मिलकर मोदी की आलोचना कर रहे हैं, बीजेपी को हिटलरशाही वाली पार्टी बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर वो विपक्ष को संदेश देना चाह रहे थे कि भाई
अगर गलत काम करोगे, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस हो, चाहे 2G का केस हो, या अभिषेक बनर्जी का मामला पश्चिम बंगाल में हो, या अलग अलग राज्यों के जो तमाम संजय राउत सबसे बड़ा मामला रहा। संजय राउत हालांकि टाइमिंग की बात थी कि वो महाराष्ट्र में उस समय सियासी समीकरण कुछ और हो रहे थे और उसी समय मामला आया तो इसलिए और ज्यादा गर्मा गया था ये मामला। तो ईडी, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ईडी का काम, अगर आपने गलत काम किया तो ईडी की जांच होने दीजिए। जो गलत काम करेंगे तो फंसेंगे, गलत काम नहीं करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। भाई ये आपके ग्रहों की भी चाल होती है ना कि आपका वक्त कभी खराब चल रहा है तो इसीलिए आपसे पूछताछ हो रही है, इसीलिए आपको जेल में डाला गया, लेकिन आपको जमानत भी मिल गई, आप बाहर भी आ गए। चाहे संजय राउत हो, तो जो तमाम विरोधी पार्टियां हैं बीजेपी की, वो बीजेपी पर हमला करती रही। आज मोदी को मौका मिला उनको जवाब देने का कि जो काम तुम आपस में नहीं कर पाए तो ईडी को तो थैंक यू बोलो। अच्छा, दो अब सवाल जो है अंत में मैं आप जी, अदानी पे कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे इसका बड़ा इंतजार किया जा रहा था। एक बात उन्होंने बोली है जो मेरा अंदाजा है, आप भी उस पर अपनी टिप्पणी रखें। उन्होंने कहा है कि बड़ा कंफ्यूज है इन लोगों के आरोप, विरोधाभास है। कहते हैं कि देश कमजोर हो गया है और दूसरी तरफ कहते हैं कि आप धमकाकर अपनी बातें मनवा लेते हो। राहुल गांधी कल ये बात कहते, ये आरोप लगाते दिखाई दिए थे कि कई देशों में अदानी की कंपनी को फायदा दिलवाने के लिए, प्रोजेक्ट्स दिलवाने के लिए भारत सरकार ने जोर लगाया और इस वजह से वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स भी कोट किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बड़े मुद्दे पर जिस पर सबसे ज्यादा घेरा जा रहा था, इशारों में कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने? देखिए, मुझे खुद को इंतजार था कि प्रधानमंत्री मोदी के अपने भाषण के दौरान, क्योंकि कल राहुल गांधी ने, हालांकि मौका राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का था, उस मुद्दे पर बोलते हुए आधा वक्त उन्होंने अडानी वाले मुद्दे को दिया कि किस तरह अडानी के साथ मोदी की दोस्ती है और कैसे अडानी को, पूरे फर्म को, पूरी कंपनी को फायदा पहुंचा बीजेपी के काल में। आज मोदी के पास वो मौका था कि वो कुछ जवाब देते, पलट के बोलते, लेकिन मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी अपनी लकीर खुद खींचते हैं। वो किसी की पिच पे आके नहीं खेलते हैं, वो अपनी पिच अपने आप तैयार करते हैं और उसी पे आकर वो अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो विकेट लेते हैं, बैटिंग कर रहे हैं तो छक्के मारते हैं। आज भी उन्होंने वही किया। उन्होंने उस पूरे भाषण में एक बार भी गौतम अडानी का नाम नहीं लिया, एक बार भी जिक्र नहीं किया। लेकिन जो आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी, वो साफ तौर पे इशारा वही था कि कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि आप जहां जाते थे पीछे पीछे अडानी पहुंच जाते थे, अपने प्लेन में आप अडानी को लेके गए, आप जहां जाते हैं, जिन देशों के बाद बात करते हैं वहां अडानी पहुंच जाते हैं, फिर उन देशों में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूके हो। ये तमाम एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कल बोले, इल्जाम भी लगाए, आरोप भी लगाए। आज उसका जवाब दे दिया कि भाई अगर आप तो कह रहे हो कि देश कमजोर हो रहा है, अगर कमजोर हो रहा है तो फिर विदेशी जो मुल्क है, हमसे जो ताकतवर मुल्क माने जाते हैं, कम से कम G5 कंट्रीज, यूके जैसी, वो फिर क्यों मेरी बात मानेंगे? क्या मैं कमजोर हूं कि मैं मजबूत हूं? तो ये राहुल गांधी को तय करना है, विपक्ष को तय करना है। मतलब अपनी बातों के जाल में उन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं, जो आरोप लग रहा है उससे इनकार भी। भाई ये मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं खुद इंतजार कर रहा था कि इस तमाम जो गौतम अडानी पर सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं, जो विपक्ष पूछता रहा है, उस पर कोई जवाब देंगे या नहीं? एक आखिरी बात, क्योंकि वो इसी से जुड़ी हुई है, इशारों में सही। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में ये बात कहते हुए 10 साल पहले के, और वो लॉस्ट डिकेड उन्होंने कहा है कि वो जो 10 साल थे UPA 1 UPA 2 के, वो इस तरीके से दर्ज किए जाएंगे, काला समय रहा है वो। दूसरी बात ये कि वो उस समय के घोटालों को आज याद कर रहे हैं जबकि उनके 2 टेन्योर हो गए हैं। तो क्या ये घोटालों को याद करना भी इशारा है कि आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर देखिए? हाँ। और इसका कितना इंपैक्ट है? मतलब इतनी पुरानी बात को उठाना, अब तो 2 टेन्योर हो, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपने किया है, हमने किया है, आपको आरोप लगाने का वो नहीं है? इस पर सफाई देने के बजाय आप उनकी गलतियों को याद दिला रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रवीण यही करेगी। जो सत्ता में है उस पर इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है कि आपने इसको फायदा पहुंचा दिया, आपने गलत काम किया, आपने राफेल ले लिया, आपने अडानी के शेयर वो करा दिए, आपने GST कर दिया, आप XYZ। बहुत आसान होता है आरोप लगा देना। आरोप को साबित भी तो होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी क्योंकि विपक्ष में है, तो कांग्रेस पे क्या आरोप आप लगाएंगे इन 10 सालों का? तो उन्होंने कांग्रेस के UPA के कार्यकाल के दौरान, हम सबको याद है वो 11 से 14 का वक्त, खास तौर पे जब अन्ना आंदोलन पीक पे आया और 14 में जब चुनाव हुए, वो जो 2 ढाई 3 साल का वक्त है, उसमें तमाम घोटालों की कैसे, मतलब ऐसे लगा था बाढ़ आ गई है। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, एंट्रिक्स घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड, पता नहीं क्या 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 नाम आए थे, और ये आज तक चल रहे हैं।
अभी भी कई नेता उन मुकदमों को आज झेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें सबको क्लीन चिट मिल गई है, सब भले ही जेल से बाहर आ गए हो, अपना संसद बन गए हो या विधायक बन गए हो या अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हो, पर वो मुकदमे आज भी झेल रहे हैं, मुकदमे में उनका अपीयरेंस आज भी हो रहा है। राहुल गांधी पे नेशनल हेराल्ड का मुकदमा चल रहा है, वो जमानत पे बाहर है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। ऐसे ही ए राजा साहब, माफ करिएगा, डीएमके वाले, वो उनका मामला था 2G वाला। तो ये तमाम आरोप आज भी चल रहे हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी पर आप इल्जाम लगाओगे कि आपने राफेल गलत ले लिया, राफेल में पैसा खाया या अडानी को फायदा पहुंचाया, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आपकी बात याद दिलाएंगे? तो नरेंद्र मोदी आपकी बात याद दिला रहे हैं। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप का खेल है। जनता जनार्दन है, वो तय करेगी कि मोदी की बातों में वजन है या राहुल गांधी की बातों में वजन है। चलिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुमित जी ने कही है, आपकी बातों में बड़ा वजन होता है। तो आप बताएं कि आपको लगता है कि राहुल के आरोपों का जवाब बेशक इशारों में, तंज के अंदाज में हो, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है? और क्या जो शुरुआत में भी सुमित जी ने बात कही है, आपको लगता है नेहले पर दहला साबित हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण? इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें, आपको क्या लगता है? सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद लगातार बने रहें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।